बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। हम जानते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है। अब ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान क्या मौजूद है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह अगर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस हों तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाए या इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कब? जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ा दिया जाए या उसको चेंज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि उन दो चार्जेस के दरमियान का फासले को अगर चेंज कर दिया जाए तो देन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम ने दिया। चार्ल्स कूलम ने इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक लॉ डेवलप किया जिसे कूलम्स लॉ कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि कूलम्स लॉ किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है और इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड या उनके दरमियान के डिस्टेंस को चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसको आप नाम दे दें Q1 का और एक दूसरा चार्ज है जिसको नाम आप दे दें Q2 का, उनके दरमियान उनके सेंटर से जो फासला है, उनका दरमियानी फासला वो है R। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाएगी, उसे हम F से ज़ाहिर करते हैं। दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। अगर Q1 की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, अगर Q1 की मैग्नीट्यूड को कम कर दें तो फोर्स भी कम हो जाएगी। इसी तरह Q2 की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी बढ़ जाएगी और कम करने पे वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो हम इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहेंगे। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड आल्सो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये आपके पास आएगा Q1 Q2। अब ये क्या जाहिर करता है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि इन दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान के जो फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये एक रिलेशन आपके पास है और ये दूसरा रिलेशन है। इन दोनों रिलेशन को अगर आप कंबाइन करें तो इस तरह लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के अंदर जो रिलेशन आपस में कंबाइन होते हैं
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो बटे से ऊपर आएंगे और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो बटे से नीचे आएंगे। अब इस सारे के सारे रिलेशन को जो है वो आप लफ्ज़ों में बयान करें, तो इस एफ को हमने कहा कि दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और ये जो साइन है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो अगर आप इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ पढ़ेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, और नीचे वाली वैल्यू के साथ पढ़ेंगे तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इन वर्ड्स, वर्डिंग के अंदर कैसे लिखेंगे, दिस इज़ द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन अब वर्डिंग में किस तरह बयान करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, यानी कि दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के हासले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कूलम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम ख़त्म करें तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, साथ में हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। दिस के इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर कोई भी कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो उसको नाम देंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चूँकि ये वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और कूलम्स लॉ की वजह से इसको हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी निस्बत से इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है कूलम्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे, कूलम्स कांस्टेंट। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है, कूलम फोर्स की वैल्यू निकालने का क्या बन गया है, फार्मूला, ठीक है। अब इस के की वैल्यू को अगर आपने फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ के क्या होता है, उसके लिए इस आर स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे तो वो एफ़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो इक्वल के दूसरी तरफ सिर्फ रह जाएगा के। अब इसको सीधा करके लिखें तो के आपके पास है एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। यहाँ के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है ऑन द यूनिट्स ऑफ फोर्स, आर स्क्वायर एंड चार्ज। इन तीनों के यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करती है के की वैल्यू। भी के की वैल्यू अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज के यूनिट्स यूज़ करने होंगे, और इसके अलावा के की वैल्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। अब जब हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को डिस्कस करते हैं तो उस मीडियम को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि वो मीडियम जो है वो एयर भी हो सकता है, वो मीडियम कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई मीडियम ना हो, नो एयर, यानी कि कोई मीडियम हो ही ना, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे फ्री स्पेस, ठीक है। अगर मीडियम होता है तो उस मीडियम को, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन क्या करेंगे, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक।
तो वो दो चार्जेस के दरमियान मीडियम, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, इसके दरमियान अगर कोई भी मीडियम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हवा है या कोई और इंसुलेटर है, तो उस इंसुलेटर को या उस हवा को, एयर को हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। हम उसको क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। और अगर इसके दरमियान भी कोई भी मीडियम नहीं है तो फिर हम उसको फ्री स्पेस कहेंगे। नो मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो फिर हम उसे फ्री स्पेस का नाम देते हैं। अब जो के का फार्मूला आपके पास आया है वो क्या है? एफ आर स्केयर ओवर Q1 Q2। ठीक है, आप यूनिट इस्तेमाल करें। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और उसका स्क्वायर आएगा। चार्ज का यूनिट कूलम है, दूसरे चार्ज का यूनिट भी कूलम है। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज़ यूनिट ऑफ के, यानी कि जो कूलम्स कांस्टेंट है उसका यूनिट आपके पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या यूनिट है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब के की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, और इस ज़ीरो की वजह से हम इसको क्या पढ़ते हैं? ज़ीरो की वजह से इसको हम पढ़ते हैं नॉट। अगर यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जिसमें कोई मीडियम ना हो, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान में अगर मीडियम मौजूद नहीं है तो फिर हम उसको कहेंगे फ्री स्पेस। दिस एप्सिलॉन नॉट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जो परमिटिविटी है इसका जो यूनिट होगा, जैसे के का यूनिट है वो आपके पास क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला है इसमें मैं के का यूनिट पुट करता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और दूसरी तरफ मेरे पास है 1/एप्सिलॉन नॉट बटे के नीचे। मैं इस कांस्टेंट को अगर इग्नोर कर दूं फिलहाल सिर्फ यूनिट की कैलकुलेशन के लिए, इस एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ये बन जाएगा 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको बटे से ऊपर लेके जाएं तो ये आएगा पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर की जगह पे पर मीटर स्क्वायर, और पर कूलम स्क्वायर बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो फिर ये आएगा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट विद यूनिट। यूनिट के साथ हमने इसकी वैल्यू लिखी है। अब ये वाली वैल्यू अगर अब हम इस्तेमाल करें किस में? के के फार्मूला में, यानी के का फार्मूला आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, और यूनिट आएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है? कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास के की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आई के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फार्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर आप के की ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करें तो फार्मूला क्या बनेगा? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स। ये कूलम फोर्स की वैल्यू है। यहाँ हमें चार्ज Q1 की मैग्नीट्यूड चाहिए, चार्ज Q2 की भी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो वो
हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, तो हम कूलम फोर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ हमने ये तो बात की कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, तो अगर मीडियम होगा तो फिर यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी? अगर मीडियम होगा तो के की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आएगा एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये जाहिर करता है रिलेटिव परमिटिविटी को। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि मीडियम के लिहाज से परमिटिविटी। अब परमिटिविटी को अगर आप वैसे लफ्ज़ों में बयान करें को सादा लफ्ज़ों में, तो हम इसको कहेंगे इजाज़त। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की इजाज़त कौन देता है? उन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम देता है। जब मीडियम चेंज होगा तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन की जो इजाज़त है वो भी तब्दील हो जाएगी, यानी वो कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना वो रिपेल कर सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? अगर मीडियम जो है मौजूद ना हो तो हम उसको फ्री स्पेस कहेंगे, और अगर मीडियम हो तो फिर हम उसको एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे। अब जो फोर्स की वैल्यू है ड्यू टू मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो मीडियम की मौजूदगी की वजह से जो कूलम फोर्स है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो गई है। कूलम फोर्स जो है वो कितनी कम हो गई है? एप्सिलॉन आर टाइम्स, यानी कि 1/एप्सिलॉन आर अगर उसकी वैल्यू को सेपरेट कर दें तो बाकी आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ। इस एफ को अगर आप डैश लगा दें ऊपर सिर्फ उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मीडियम की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर ये जो बाकी की फोर्स है इसको हम एफ कहेंगे। ना ये फार्मूला, ये वैल्यू या ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है कि कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स व्हेन मीडियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम, जब उनके दरमियान मीडियम मौजूद हो तो उसकी वैल्यू मीडियम ना होने वाली जो वैल्यू है उससे एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। यानी कि मीडियम कूलम फोर्स को लेस करने का बायस बनता है। अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम मौजूद हो तो फिर हम कहेंगे कि उनके दरमियान कूलम फोर्स पहले की निस्बत कम हो गई है। जैसे ये आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, तो Q1 अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 पर भी फोर्स अमल करेगी, Q2 पर भी फोर्स अमल करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। अब अगर इसके दरमियान क्या मौजूद है? मीडियम मौजूद है या कोई भी फॉर एग्जांपल इंसुलेटर मौजूद है, जैसे कि हम कहते हैं मीका, ठीक है, या पेपर है या अदर कोई और इंसुलेटर है, या हवा भी तो एक इंसुलेटर है, वो मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि इसके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो मीडियम ना होने की सूरत में कूलम फोर्स की कीमत से कम होती है। यानी कि सिंपली हम ये कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये जो फोर्स है जो Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से हम इसको कहेंगे F12, जो Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से इसको हम F21 कहेंगे। यानी F12 कौन सी फोर्स है? जो Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से, यानी कि ये फर्स्ट जो है वो Q1 है और ये 2 जो है वो Q2 को ज़ाहिर करता है। यानी Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से, और जो F21 है वो क्या है कि Q2 पर लग रही है Q1 की वजह से, यानी इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रही है, उसको हम F21 कहते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, इस वजह से हम नेगेटिव साइन लगाते हैं।
दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं आर। आर एक यूनिट वेक्टर है। दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड हियर टू शो आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस कूलम फोर्स। अगर आप F21 के लिए डायरेक्शन शो करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिट वेक्टर आएगा R21। F12 की डायरेक्शन शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आएगा R12। ठीक है, तो जो कूलम फोर्स है उसकी डायरेक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस अगर आपने F21 के लिए यूनिट वेक्टर शो करना है तो आएगा R21 यूनिट वेक्टर, और F12 के लिए करना है तो आएगा R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कूलम्स लॉ जो है उसको डिराइव कैसे किया जाता है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी बातें सीखी हैं। तो आपको कूलम लॉ डिफाइन करना आना चाहिए और इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि कूलम फोर्स हमने फाइंड आउट कैसे करनी है, उसके कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन करना है, उसके कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इजाज़त दीजिए, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताइए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि उनको बर वक्त तमाम वीडियोस मिल सकें। ये हमारी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, तो आप लोगों की हेल्प के लिए और आप लोगों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए अल सादिक एकेडमी हमेशा आपके साथ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।